हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के ज़माने की यही सच्चाई है और इसे हम सबको कबूल करना ही होगा। जैसे ही हम कॉलेज से पास आउट होते हैं, सबसे बड़ी टेंशन होती है कि जी अब कमाना कैसे शुरू करें, या तो धंधा शुरू करना होगा या फिर जॉब करनी होगी। तो पैसा कमाने की जिस दिन से शुरुआत होती है वो जर्नी हमेशा चलती रहती है। कभी पैसा बचाना है, कभी इन्वेस्ट करना है और कभी उन्हीं पैसों से मज़ा करना है, ऐश करनी है। तो ये जो पैसों की जद्दोजहद आपकी है और टेक ऑफ जो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, वो कैसे ऑटो पायलट मोड में चलता रहे, बस इसी के लिए आज का ये पॉडकास्ट है। अब पैसा बढ़े कैसे और कैसे आप उससे पैसिव इनकम भी अपनी बना सकें या शुरुआत उसकी कर सकें, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि मास्टर ऑफ पैसिव इनकम मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। पहले उन्हें आप देख भी चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी में। वो फाइनेंस कोच हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कोच है, बिजनेस कोच है। तो फटाफट से अब हम उन्हें बोर्डिंग पास भी दे देते हैं। संजय कठुरिया जी मेरे साथ हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू शालिनी मैम। कैसे हैं आप? एकदम रॉकिंग। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, परफेक्ट। अब शुरुआत पैसों की होने वाली है और आपके साथ जब भी बात होती है तो मुझे मतलब शुरू से ही लगता है कि फाइनेंस तो जितना लेकर के लोग बैठे हैं उसका डबल ट्रिपल होने वाला है। तो आज वही करने वाले हैं हम। कोशिश करेंगे, बिल्कुल। और आप स्किल्स की भी बात करते हैं, पैसा भी कैसे बढ़े, स्किल भी कैसे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर मैं शुरुआत करूं और सबसे चोखा धंधा जो इस साल का शुरू से मुझे अभी तक लगा है वो गोल्ड लगा है। हमने जनवरी के स्टार्टिंग में देखा ये शायद 75,000 के आसपास था और अभी जब हम बात करें तो ये लाख क्रॉस कर चुका है। जी जी। तो मेरे हिसाब से तो ये पीक हो चुका है इस साल का। पर क्या इस समय भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, गोल्ड को थोड़ा सा ना, गोल्ड के नेचर को समझते हैं, गोल्ड के स्वभाव को समझते हैं। गोल्ड जो है ना, रिजर्व करेंसी है दुनिया की। हमारे शास्त्रों में भी जब कलयुग की एंट्री हुई थी तो महाराजा परीक्षित ने कहा था कि तुम वहाँ होगे जहाँ सोना होगा, अगर आपको याद हो वो संदर्भ। तो सोने से मतलब था परीक्षित जी महाराज का कि जहाँ पे गोल्ड मतलब करेंसी, जहाँ पैसा होगा, क्योंकि उस टाइम तो करेंसी नहीं होती थी, उस टाइम तो गोल्ड होता था। तो गोल्ड बेसिकली इतने टाइम से चल रहा है, हर जगह की करेंसी गोल्ड के हिसाब से छपती है, किसके पास कितना गोल्ड का रिजर्व है उसके हिसाब से उसकी करेंसी छपती है। तो गोल्ड जो है ना वो सदा रहा है और सदा रहेगा, मतलब इट इज एन एलिमेंट विच विल स्टे फॉर एवर। गोल्ड में जो वृद्धि आई है पिछले कुछ सालों में, वो ऑलमोस्ट हर साल 20% CAGR बढ़ा, और पिछले, जैसे आपने मेंशन किया कि 75,000 to 1 लाख हो गया था, यानी अगर आप देखें तो 25% के आसपास का रिटर्न तो इसने 5 महीने में दे दिया। अब ये क्यों हुआ उसको समझना बहुत जरूरी है। गोल्ड है ना, मार्केट्स के उल्टा चलता है। गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी। जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी दुनिया में उतना गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा। अब ये करेंसी है, फॉर एग्जांपल कोई छोटा देश है जहाँ करेंसी कुछ एक्स प्राइस पे चल रही है, अचानक से वहाँ डिफ्लेशन हो गया, कुछ हो गया, अपना करेंसी डिफ्लेशन हो गया, क्या कहते हैं, करेंसी नीचे चली गई, गोल्ड नीचे नहीं जाएगा। तो अगर एक व्यक्ति के पास उस टाइम जितने पैसे थे उसने गोल्ड में डाल दिए होंगे और उसकी करेंसी नीचे चली गई वैल्यू में, उसके गोल्ड की वैल्यू नीचे नहीं जाएगी। तो गोल्ड जो है ग्लोबली एक रिजर्व करेंसी की तरह यूज़ किया जाता है। यूएस ने पिछले 3 साल में हज़ारों टन साल का गोल्ड खरीदा है। एवरी ईयर उन्होंने गोल्ड खरीदा है। तो चाहे कंट्री हो चाहे इंडिविजुअल हो, सारे जो है वो गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। अब गोल्ड में निवेश, मैं हमेशा कहता हूँ गोल्ड गद्दा होता है। अब गद्दा आपको कब लगता है? जब आप गिरते हो। जब आप गिरोगे तभी तो गद्दे की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसलिए जब भी मार्केट्स में कोई अनसर्टेनिटी होगी, रूस यूक्रेन की वॉर हुई, अनसर्टेनिटी आई, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। फिर अनसर्टेनिटी के किंग आ गए ये डोनाल्ड ट्रम्प सर, कि भाई आओ चलो, मैं तो आज रात को ये करूंगा, कल सुबह ये करूंगा, फिर परसों रात को ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर मैं चाइना पे टैरिफ पहले 45 लगाऊंगा, फिर 100 लगाऊंगा, फिर 150 लगाऊंगा, फिर 200 लगाऊंगा, 245 लगाऊंगा, फिर एक बार रुक जाऊंगा। क्या करते हैं मेरे को पता नहीं क्या करते हैं वो। बट अब जो है, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अक्षय तृतीया के बाद गोल्ड थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, करीबन 6,000-7,000 रुपये तोला, जैसे 10 ग्राम कहते हैं, कम हुआ प्राइस। वो क्यों हुआ? क्योंकि सडनली न्यूज़ आने लग गई कि यूएस और चाइना के बीच में जो तनाव थे वो कम हुए हैं और अब कोई डिसीजन की तरफ दोनों बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन आएगी तो डेफिनेटली एट दैट टाइम गोल्ड नीचे आ जाएगा। तो गोल्ड जो है पिछले बहुत सालों में अगर आप उसके रिटर्न्स देखेंगे, 2 या 3 बार ऐसा हुआ होगा कि साल में वो 10% या उससे ज़्यादा नीचे गिरा है। स्टॉक मार्केट्स तो आप देखेंगे पिछले 50 साल में बहुत बार गिरी है, 10-10%, 12-12% गिरी है, बट गोल्ड बहुत कम बार गिरा है। तो गोल्ड आपके लाइफ का गद्दा होता है। अब गोल्ड क्या मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए? मेरे तो बिल्कुल है।
डेफिनेटली है। जब भी गोल्ड गिरता है हम गोल्ड खरीदते हैं। अभी गोल्ड वापस गिरा तो हमने वापस खरीद लिया। तो मैं गोल्ड में कहता हूँ कि आप छोटी सी SIP ज़रूर चालू रखें। जो भी अगर आप समझिए, अगर आप 10,000 रुपये की भी SIP करते हैं महीने की, तो 500 रुपये से 1,000 रुपये के बीच में गोल्ड में आप ज़रूर डाल सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म में आपको शायद एक 15-20 साल के होराइजन में हो सकता है निफ्टी 50 या स्टॉक्स जितना रिटर्न नहीं दे पाएगा, पर आपको एटलीस्ट FD से बेटर और एक हेज की तरह एक रिटर्न्स दे देगा। तो ये हिस्टोरिकल वो रहा है गोल्ड का कि ये रेंज पे उसने रिटर्न्स दिए। पर आपने 5 से 10% ही बोला। 10,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 500 से 1,000 रुपया, बिल्कुल। मतलब इतना ही रेशियो होना चाहिए गोल्ड के इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल उससे ज्यादा, बिकॉज देखिए आप डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपका गोल बहुत बड़ा है, 20 साल 25 साल 30 साल है, तो 20-25-30 साल में तो डेफिनेटली आपके जो इक्विटी होती है वो बहुत आउट परफॉर्म करती है गोल्ड को। ये हिस्टोरिकल है। तो अगर गोल्ड अगर आप 30 साल के लिए देख रहे हो, 20 साल के लिए निवेश देख रहे हो, तो इक्विटी थोड़ा ज्यादा रखिए। अगर आप छोटे समय के लिए देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 10 साल के लिए देख रहे हैं, 5 साल से 10 साल के बीच, तो आप गोल्ड को 20% 25% भी अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, पर उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है गोल्ड को। अगर मैं 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हूँ, तो क्या मैं FD की जगह गोल्ड को रिप्लेस कर सकती हूँ? देखिए FD का ना पर्पस ही अलग होता है। FD इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं है। ये बहुत बड़ा धमाका मच जाएगा। FD के दो ही पर्पस हैं। पहला पर्पस है FD का इमरजेंसी फंड, कि आपके जिंदगी में समझिए आपके खर्चे महीने के 50,000 रुपए हैं, आप एक परिवार चलाते हैं, तो मोटा मोटी समझिए 1 साल का खर्चा आपके पास रिजर्व में होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी डर ना लगे। देखिए लाइफ के 3 बड़े रिस्क होते हैं शालिनी जी। एक है किसी की आमदनी खत्म हो जाए, एक है किसी की हेल्थ खराब हो जाए, एक है किसी की मृत्यु हो जाए। तीन ही केस है। किसी की आमदनी खत्म हो जाए, जैसे कोविड का टाइम आया तो किसी को पता नहीं था कि अचानक से सैलरीज या तो कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी, पर कोविड का भी तो जो धक्का था वो 2-3 महीने में रिकवर हो गया था। तो एटलीस्ट अगर आपके पास 6 से 12 महीने का आपका रिजर्व होगा फंड, तो आपको ऐसे कोई भी धक्का होगा तो आप झेल लोगे उसको। इट्स इनफ 6 to 12 मंथ्स इज इनफ टू फिगर आउट कि लाइफ में आगे क्या करना है आपको। तो एक वो जो इमरजेंसी फंड है उसके लिए आपके पास FD होना चाहिए। दूसरा एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल होता है। अपॉर्चुनिटी कैपिटल क्या होता है? जैसे मार्केट बहुत गिरी थी, मेरे को आज भी याद है 7 अप्रैल को गिरी थी, बहुत तेजी से गिरी। उस टाइम अगर आपके पास 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा होते तो आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते थे उस टाइम पे। तो इसे हम अपॉर्चुनिटी कैपिटल कहते हैं। तो FD के 2 ही पर्पस होते हैं, एक इमरजेंसी फंड बनता है और एक अपॉर्चुनिटी कैपिटल बनता है। ये मेजर काम है FD का। इसके अलावा और कोई काम नहीं है। लेकिन मेरी अपने आसपास जितने भी लोगों से बात होती है, चाहे मेरे जूनियर्स हैं या कोलीग्स हैं, मैं किसी से भी अगर बात करती हूँ, तो इमरजेंसी फंड का जो ट्रेंड रहा है वो अब खत्म हो चुका है। संजय जी, मैं अपने व्यूअर्स से भी चाहूंगी कि अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है और उतना ही है जितना संजय जी बता रहे हैं, आपने कहा 6 मंथ की 6 मिनिमम, तो आपके 6 पास की सैलरी नहीं, 6 हाँ। के खर्चे। अच्छा, समझिए आपकी सैलरी 50,000 है पर खर्चे 25,000 है। ऐसा तो नहीं होता। बड़ा हाइपोथेटिकल सी बात करते हैं। नहीं होता ऐसा। आप ये बोले कि 50,000 आपकी सैलरी और खर्चे 55,000 55,000 5,000 रुपए क्रेडिट कार्ड पे आदमी जीवन चला रहा है। तो फिर आप तो सैलरी का फिर 7-8 महीना ही रख लो। जी। तो अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है, तो क्या आपने 7 से 8 लाख रुपए अकाउंट में कैश रखे हुए हैं? FD का मतलब भी मैं कैश प्योर कैश है वो, तो फिर आप ओवरनाइट निकाल सकते हो ना पैसे को। लिक्विडिटी आपके पास उतनी है। आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए कि संजय जी ने अभी जो रूल बताया है आपकी लाइफ में क्या वो अप्लाई आप कर रहे हैं कि आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है। क्योंकि मैक्सिमम लोग, संजय जी आपने कहा कि 3 रीजंस होते हैं, तो लाइफ वाला जो रीजन है उसके लिए तो टर्म इंश्योरेंस है, या जिसके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है वो ये मान रहा है मेरे साथ कुछ होगा ही नहीं, सिंपल। वो ये मान के चल रहा है ऐसी कोई अनहोनी होनी नहीं। हमने पंडित जी को कुंडली दिखाई थी, उन्होंने कहा 80 साल तो तुम्हारा जीवन है ही। अब दूसरा हेल्थ के ऊपर आ जाते हैं, तो हेल्थ के ऊपर या तो किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है या वो मान के चल रहा है कि मेरा 40-50 हजार से ज्यादा खर्च नहीं होगा, सिंपल। जी, एक बार वो हॉस्पिटल चला जाए उसको समझ आ जाएगा कितना खर्चा होगा। और रही बात नौकरी जाने की, तो मुझे लगता है उसका भी कोई बंदोबस्त किसी ने पहले से नहीं रखा हुआ है। ये तीनों लाइफ की सीट बेल्ट है। हाँ शालिनी जी, और अगर लोग सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे और एक्सीडेंट हो गया तो फिर मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं सबको पहले ही कहता हूँ कि लाइफ जब भी गाड़ी में बैठते हैं जैसे हम सीट बेल्ट पहन लेते हैं, उसी तरीके से जब आप लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सीट बेल्ट्स ले लीजिए। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, ये खर्चे नहीं है भाई, ये प्रोटेक्शन निवेश है। और जितने भी रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो सबसे पहले रिस्क को कवर करते हैं। तो रिच ऑलवेज टेक केयर ऑफ रिस्क, ये हमेशा याद रखना। ये थोड़ा समझाइए आप। देखिए जितने भी आप दुनिया में जितने अमीर लोग हैं ना, वो वेल्थ मल्टीप्लाइंग पे फोकस नहीं करते, वो वेल्थ प्रेजर्वेशन पे फोकस करते हैं कि मेरे पैसे कम ना हो जाए। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं? रूल नंबर 1 डोंट लूज मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। अब इतना बड़ा आदमी क्या कह रहा है आपको कि भाई पैसे नहीं हारने। अब हमारे यहाँ क्या है, जुआरी सारे पहुंच जाएंगे, कभी कोई FNO कर रहा है, कभी कोई बेटिंग ऐप पे लगा हुआ है। मैं अभी देख रहा था एक बेटिंग ऐप पे 24 करोड़ यूजर है,
जो 15 साल पुरानी ऐप है, और भारत देश का स्टॉक मार्केट 100 साल से ऊपर हो गए हैं, उसमें अभी तक 17 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है। अब आप सोचिए, ये चीजें आपको भारत का व्यू पॉइंट बताता है कि आज लोग 50-100 रुपए की बेटिंग करना चाहते हैं, पर किसी को इमरजेंसी फंड को जैसे आपने बोला नहीं होगा किसी के पास। कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो आपको पहले ना रिस्क को कवर करना पड़ता है जीवन में। देखिए, अगर आपको शालिनी जी पता है मेरे सारे रिस्क कवर्ड है, अगर आपके पास एक राइट हेल्थ इंश्योरेंस है, राइट लाइफ इंश्योरेंस है, राइट आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, क्या आप में काम करने की ताकत, ऊर्जा 10 गुना नहीं हो जाएगी? क्योंकि आपको पता है मैं हर बड़े रिस्क के लिए कवर्ड हूं जिंदगी में। पर लोग यहां पे ना एकदम खतरों के खिलाड़ी हैं। उनको लगता है हमारे साथ, जैसे आपने सही बोला कि हमारी नौकरी कभी जाएगी नहीं, हेल्थ कभी खराब नहीं होगी और मरूंगा तो मैं हूं ही नहीं। हाँ, मैं तो वो क्या कहते हो जो 7 चिरंजीवी में 8वां हूं कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला। हाँ। तो ऐसे नहीं होगा, आपको अपने रिस्क कवर करने पड़ेंगे, और ये तीनों बहुत सिंपल तरीके हैं तीनों रिस्क कवर करने के लिए। तो हमने 5 से 10% का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में रखना है, ये तो बात कर ली जी। लेकिन अब 90% बचा हुआ है, तो ये 90% का फिर कहाँ क्या करना है? ये 90% ना आपके गोल्स के हिसाब से बनेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका गोल एक है कि 25 साल बाद मुझे रिटायरमेंट चाहिए, ठीक है, और रिटायरमेंट के टाइम मुझे 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, तो उस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी। अब जब देखिए, अगेन रूल बड़ा सिंपल है, रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लॉन्जिविटी ऑफ गोल, कि आपका जो गोल कितना लंबा है उसके बेसिस पे आप रिस्क ले सकते हैं। जैसे बचपन में क्या हम देखते थे कि पेरेंट्स, कोई घर में बेटी पैदा हुई तो वो क्या बोलेंगे, इसके लिए प्लॉट ले लो। क्यों? क्योंकि अगर आप प्लॉट ले लोगे तो पता है 25 साल बाद शादी होने वाली है, तो 25 साल प्लॉट को छूने की जरूरत नहीं है हमारे को। आपने इलिक्विड एसेट में डाल दिया, पर आपको पता है इसमें ग्रोथ हो जाएगी, पैसा आंख के आगे से निकल गया है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, तो अब हमने अपने आप को सिक्योर कर लिया, और ये जो गोल था हमारी डॉटर की मैरिज का, वो गोल इस पैसे से फुलफिल हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। अच्छा, वो ये भी करते थे कि भाई चलो एक काम करेंगे, हर महीने जाके हम 1000 रुपए का गोल्ड खरीद लेंगे। वो भी गोल्ड की SIP करते थे। उनके अपने सिस्टम्स थे। मैं कहता हूं हमारे जो पूर्वज थे ना, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज थे। अक्षय तृतीया क्या है? अक्षय तृतीया हमारे देश का सबसे बड़ा SIP है, ठीक है, या फिर धनतेरस, सॉरी फॉर एग्जाम्पल को, धनतेरस पे भी लोग जाके गोल्ड खरीद लेते हैं, वो SIP है। आपने साल में 2 बार गोल्ड खरीद लिया एक तरीके से, तो गोल्ड की SIP हो गई। अब अगर कोई बंदा नियमित तरीके से ये काम 40 साल से कर रहा है, सोचो उसके पास कितना गोल्ड होगा और उस गोल्ड की आज कितनी वैल्यू होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें मेरे पिताजी तो आपने 5th, जैसे मैंने 5th अगर पास किया तो पापा जाके एक मेरे को गोल्ड इयरिंग दिला देते थे। फिर मैंने अगर 10th पास किया तो पापा जाके गोल्ड का सेट, मुझे लगता था 10th मैंने पास किया, गोल्ड का सेट कौन दिलाता है, कुछ और दिलाओ ना। मैंने 12th का बोर्ड पास किया तो पापा ने कहा एक और, चल आज तेरे को एक चेन दिला के लाता। अब आप सोचो कि वो उस टाइम आपको आईफोन भी दिला सकते थे, या मतलब जो भी उस टाइम के फोन्स होते थे, मुझे याद है हमारे छोटे छोटे से फोन होते थे, तो वो भी दिला सकते थे, बट दे चोज to give you something which appreciates and you can enjoy it also, कि आप पहन भी सकते हैं, फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं, उसकी एक फ्लॉन्ट नहीं, मैं ऐसे कुछ छोटा सा गर्लिश सा उठाती थी तो पापा कहते थे ये वाला नहीं लेना है, ये वाला देखना। तो मुझे लगता था ये तो ऐसे अम्मा जैसे, ये कौन पहनेगा। तो मुझे जो भैया होते थे वहां दुकान पे, वो समझाते थे नहीं तुम समझो पापा क्यों कह रहे हैं ऐसा, नहीं इनमें से कुछ चूज करो। पापा कहते ये क्या छोटा सा तुमने उठा, ये छोटा सा क्यों उठा रहे हो, ये वाला लो। तो मुझे समझ नहीं आता था, बट हाँ इट्स ट्रू। और आज आप देखेंगे तो आपको लगता है कि हाँ यार, जब आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं, आप बोलते हैं हाँ यार मेरे पास 100 ग्राम सोना है, 200 ग्राम जो भी होगा XYZ, कि यार देखो ये तो मेरी धरोहर है, कल को कुछ हो गया तो मेरे पास ये भी है। कोई इस दुनिया में नहीं चाहता उसके सोने का जेवर गिरवी हो या बिके या कुछ भी हो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज ऑल दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट। तो जितना आपका गोल लाइफ का लंबा होगा ना, उतना आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। लोग गलती क्या करते हैं शालिनी जी, कि वो देखेंगे कि यार मेरे को अगले साल है ना 10 लाख रुपए चाहिए गाड़ी खरीदने के लिए, तो मैं काम करता हूं, मैं स्मॉल कैप फंड्स में डाल देता हूं। अब जिसने ये सोच सितंबर 2024 में रखी कि यार मैं काम करता हूं, सितंबर 2024 आ गया और मुझे सितंबर 2025 में गाड़ी खरीदनी है, तो मैं काम करता हूं, मैं ना पैसे उठा के स्मॉल कैप फंड में डाल देता हूं। गाड़ी छोड़ो, वो गाड़ी का टायर नहीं खरीद पाएगा अगले साल। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप गिर गया 20%। तो आपका गोल 1 साल का था, तो आपने इतने हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में क्यों डाला पैसा? आपका गोल अगर 20 साल का होता, 25 साल का होता, 15 साल का होता, 10 साल का होता, तो मेरे को समझ आता चलो आपने स्मॉल कैप में डाल दिया, क्योंकि स्मॉल कैप तो वोलेटाइल होते हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ। अभी तेजी से बढ़े थे, अभी गिर गए। हाँ। तो आपको ना अपनी जो, देखिए हर इंसान के एपेटाइट के हिसाब से, हर इंसान के हेल्थ के हिसाब से, हर इंसान के क्या कहते हैं बीमारियों के हिसाब से उसकी थाली बनती है। आप किसी की थाली देखेंगे तो आप जनरली बता सकते हैं यार इसकी हेल्थ कैसी है। मतलब कोई भटूरे छोले खा रहा है तो समझ आती है यार, तब खा लेगा, निकाल लेगा, पचा लेगा। पर कोई बंदा होता है जिसकी थाली बड़ी नियमित होती है। तो आपको अपनी थाली डिजाइन करनी है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ थाली। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, डायरेक्ट इक्विटी है, गोल्ड है, उसके रियल एस्टेट है, क्रिप्टो है, बहुत कुछ है जहां पैसा डल सकता है। FD भी है, बॉन्ड फंड्स भी हैं,
बहुत कुछ है, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स है, बट आपको डिजाइन करना है ना अपनी थाली को भाई, कि आपका गोल क्या है, 3 साल में आ रहा है, 5 साल में आ रहा है, 10 साल में आ रहा है, 20 साल में आ रहा है। गोल जितना छोटा होगा, जितनी अवधि कम होगी गोल की, उतना ही आप कम पैसा जो है इक्विटी में डालेंगे। लोग उल्टा करने लग जाते हैं, जितनी अवधि कम होती है उनको लगता है जल्दी जल्दी पैसा बन जाए, तो वो इक्विटी में पैसा डालते हैं, और उनको लगता है जो टाइम 2020 से लेकर 2025 तक था या 24 के मिड सितंबर तक था, वही टाइम जिंदगी भर चलेगा। ऐसा तो होना नहीं। अब यही फर्क आता है, क्योंकि हमने 2008 से मार्केट्स देखी हुई है। जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की शालिनी जी, इट वाज जनवरी ऑफ 2008 SIP, और वहां से 63% मार्केट गिरी थी। हाँ। पर हम तो भूल गए पैसा डाल के, हमें तो चाहिए ही नहीं था पैसा, तो हम डालते गए, उसका रिजल्ट आ गया हमें। सो इन्वेस्टमेंट्स में ना, अभी जैसे कल जब हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कल है ना इनकी AGM हुई है वॉरेन बफेट की। वो 94 ईयर्स के हैं, और वो इस साल के एंड में रिजाइन करके अपना दारोमदार ग्रेग एबल को दे रहे हैं। और उनसे अभी किसी ने पूछा कि अभी आप क्या अपने स्टॉक्स का क्या करोगे, जो आपके वो स्टॉक्स है। बोलता है मैं एक भी स्टॉक नहीं बेचूंगा। ये 94 साल का आदमी बोल रहा है मैं एक भी स्टॉक नहीं बेचूंगा। यहाँ 24 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे रोज स्टॉक खरीद बेच कर रहे हैं। तुम पैसा नहीं बना पाओगे, लिख के ले लो। वेल्थ इज ऑलवेज क्रिएटेड ओवर टाइम। उनको 11 साल से 94 साल, 83 ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट रिटर्न्स लग गए कि वो आज जहां पहुंचे पर पहुंच गए। आपको चाहिए वो 83 का काम 8 साल में हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। वैसे तो आजकल वालों को 8 महीने में चाहिए, बट ठीक है, लोग तो 8 साल भी वेट करने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारी एवरेज SIP 1.5 साल की है। आपको पता है हमारे यहाँ आज 1.5 साल में व्यक्ति एवरेज में SIP निकाल लेता है। पिछले 3 महीने से SIP क्लोजर रेशियो 100% से ज्यादा है, यानी कि नए लोग जो SIP कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग SIP बंद कर रहे हैं। ये मार्केट जो क्रैश हाँ, हुआ, और क्योंकि मार्केट नीचे गया। और अरे क्या मंद बुद्धि डिसीजन है ये, कि आप कभी भी महंगा खरीद के सस्ता बेचोगे तो पैसा कैसे कमाओगे भाई? आपको सस्ता खरीद के महंगा बेचना है, और जब सस्ता खरीदने का टाइम आता है तो आप मार्केट से बाय बाय करके चले जाते हो कि नहीं यार मुझे तो मार्केट नहीं चाहिए, मार्केट गिर गई और गिरेगी। ले लो, मार्केट 7 अप्रैल को 21,800 आई। मैंने कुछ फ्रेंड्स को बोला यार ले लो, बहुत अच्छा टाइम है, कि मुझे लगता है कि इससे ज्यादा 5% से ज्यादा बचा नहीं है गिरने का। नहीं क्या बात कर रहा है, इस एनालिस्ट ने बोला 18, ये शंकर शर्मा जी ने बोला, मैंने तो अपनी बहन को बोल दिया कि प्लॉट ले लो, FD कर लो, ये सब कर लो, तो वो पागल है क्या? मैंने तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो हाँ। आज मार्केट 24,500 है। कितने दिन में? 20 दिन में, 25 दिन में। मार्केट्स हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, मार्केट्स अपने हिसाब से चलती हैं। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है। मार्केट्स नीचे है, ज्यादा खरीद लो, जितना खरीद सकते हो उतना खरीद लो। तो आपको जब भी प्लानिंग करनी है, किसी के पास कोई प्लान नहीं है शालिनी जी, मैं एक व्यक्ति से पूछता हूं, कमेंट करके बता दो कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, पहले ये तो बताओ। हाँ, आप प्लीज बताओ भाई, तो हमें पता चलेगा। हाँ, पता तो चले आपका क्या गोल है। हाँ। कि 3 साल बाद मुझे गाड़ी खरीदनी है, 5 साल बाद शादी करनी है, 10 साल बाद घर खरीदना है, 25 साल बाद रिटायरमेंट चाहिए, 20वें साल मुझे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ है। आज जब मेरे पास लोग आते हैं अपनी प्लानिंग कराने, तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई 5 साल बाद क्या चाहिए आपको, अब पहला गोल क्या है, बच्चों के लिए क्या किया है, शादी के लिए क्या किया है, अच्छा नहीं शादी के लिए पहले से ये था, ओके ठीक है, ये कैसे होगा, आपकी रिटायरमेंट कैसे होगी, कितना उस टाइम पैसा चाहिए होगा। आज आपको घर चलाने के लिए 50,000 रुपये महीना चलता है, 20 साल बाद कितना चाहिए होगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, उस टाइम आपके पास कितना होगा, तो आपको इनफ फील होगा कि ठीक है यार इतना है तो अपन सेट है लाइफ में। ये सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, उसके बाद डिसीजन बनता है। एक मुझे इसमें एक चीज़ की कमी ये लगती है, लास्ट टाइम भी हमने जो पॉडकास्ट किया था तो मैंने आपसे सवाल यही पूछे थे कि 20-25 हज़ार कमाने वाला कैसे करोड़पति बने। अब 20-25 हज़ार कौन कमाता है? जो बहुत यंग होता है या जो फ्रेशर होता है, उसकी वो जॉब होती है। वो पॉडकास्ट अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके वो संजय कटोरिया जी का पॉडकास्ट देख सकते हैं। अभी प्रॉब्लम ये है संजय जी कि 20-25 साल का युवा जो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसका ना कोई गोल होता है, ना वो फ्यूचर के बारे में सोच सकता है। वो आज में जीता है, आज कमाता है और सारे पैसे खर्च कर देता है। वो माता पिता के साथ रह रहा है तो उसको रेंट देना नहीं है घर का, उसकी शादी हुई नहीं है तो उसको बीवी के खर्चे उठाने नहीं है, बच्चे हुए नहीं है तो उसको ये सोचना ही नहीं है कि भैया उनकी शादी भी करानी होगी या उनकी एजुकेशन के लिए चाहिए होगा। तो 25 से 30 साल तक तो वो जो कमाता है वो उड़ा देता है। लेट मैरिजेस का फैशन अब शुरू हो गया है, तो आप लेट शादी करते हैं, लेट बच्चे पैदा होते हैं, तो आप जाके कहीं 35-38 साल की उम्र में ये सोचते हो
जो आप कंपाउंडिंग वाली बात कह रहे हो ना, वो आधी तो देखिए यहीं गायब हो निकल गई ना। आप 35 से 38 साल तक की उम्र में आप अब ये सोचना शुरू कर रहे हो कि फाइन, मेरे बच्चे को 12th के बाद जब एजुकेशन के लिए पैसा चाहिएगा तब मैं कहाँ से लाऊंगा। तो वो शुरू ही करता है 35 से 40 की उम्र में। अब हम आज पीछे वालों को एजुकेट ना करके 35-40 साल वालों को अगर एजुकेट करें कि अभी तक अगर आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिला है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आप आगे कैसे कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो अपनी रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, परफेक्ट है। तो 35 से 40 की उम्र में हमें एक सैलरी अज्यूम करनी पड़ेगी कि कुछ हम सैलरी अज्यूम करते हैं। लेट्स से हम 1 लाख रुपीस पर मंथ अज्यूम कर लेते हैं कि बंदे ने ऑलरेडी 10-12 साल काम किया, तो यहाँ तक तो आदमी को पहुंचना ही चाहिए। हाँ। और नहीं पहुंच पा रहा है तो भाई तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो लाइफ में, एक्टिव स्किल्स पे काम करो, पहले तो वो ठीक कर लो, वो वाला साइड लाइफ का ठीक कर लो। या मैं मान लूं अगर वो Tier 3 सिटी का है, हाँ। तो आपका जो आप परसेंटेज बताएंगे अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने केसेस देखे हैं आज तक, जितने भी जो 35-40 के आसपास, उनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उधार। एवरीबडी थोड़ा शायद हार्श हो जाएगा, मोस्ट ऑफ देम, मतलब आई वुड से एटलीस्ट 80% प्लस जो भी मेरे पास केस ऐसे आते हैं, वो पहले डेट से स्ट्रगल कर रहा था, उधार चल रहा होता। अब उधार दो प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। गुड डेट होता है जब आप उधार लेके क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर खरीद लिया, शॉप खरीद ली, एटलीस्ट आपने कोई फिजिकल एसेट खरीदा है जिसमें या तो कैश फ्लो के चांसेस है, या ग्रोथ के चांसेस है, या दोनों के चांसेस है। कि भाई समझिए आपने अपने लिए घर ले लिया, तो आपने अपने लिए घर लिया है तो आपका एक तो रेंट बच गया, कुछ ईएमआई आप दे रहे हैं, और उससे घर की वैल्यू में कुछ कुछ वृद्धि हो रही है साल में, समझो 10 साल में दुगना हो गया घर। तो ये तो चलो फिर भी मैं कहूंगा कि एक लॉजिकल बात है कि आपने कुछ लिया, होम लोन लिया ताकि आप एक घर ले सके और उसने कुछ क्रिएट किया। दूसरा जो लोन है वो है बैड डेट। आपने आईफोन ले लिया, कोई एक्सपीरियंस कर लिया, कहीं छुट्टी मनाने चले गए, उस सब से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, करिए, कोई चक्कर नहीं। आपने गाड़ी ले ली, आपने बाइक ले ली, आपने जो भी ले ली, पर वो ना शालिनी जी मैं देख रहा हूं कि लोगों का ना प्रपोर्शन ही नहीं बचा। मतलब भाई आपको पता होता है ना पोर्शन साइजिंग, मैं 1 रोटी खा सकता हूँ, 2 रोटी खा सकता हूँ, इतना चावल, कटोरी भर चावल खा सकता हूँ। तो ये पोर्शन साइजिंग लोग भूल चुके हैं फाइनेंस में। तो फाइनेंस का रूल बड़ा सिंपल होता है, आपकी आमदनी जो आप लेके जा रहे हो उसमें से 15% की ही ईएमआई होनी चाहिए जो ये आपके बैड डेट में जाए, जो खर्चों में जाए। जैसे कि आपने समझो गाड़ी ले ली, आपने बाइक ले ली, आप घूमने चले गए, उसके लिए पर्सनल लोन ले लो, शादी के लिए पर्सनल लोन ले लिया, वो अभी तक चल रहा है, बहुत टाइम हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम मैं सबसे पहले देखता हूं लोग फेस कर रहे हैं, और लोगों को ये समझ नहीं आता कि कंपाउंडिंग ना 2 तरीके से काम करती है। एक आपके लिए काम करती है और एक आपके विरुद्ध काम करती है। ठीक है, तो जब आपके वो विरुद्ध काम करने लगती है ना, तब आपको पता नहीं होता, वो आपको साफ कर देती है। अब इसका उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। एक बंदे ने घर का लोन लिया, 25 साल का लोन लिया, ठीक है जी। तो पहले तो वो जितना लोन लेगा ना उसका 2.5 गुना रिटर्न करेगा। अगर उसने 1 करोड़ का लोन दिया है तो वो 2.5 करोड़ वापस करेगा। और मजेदार बात यह है कि बैंक हमेशा क्या बोलता है आपको, बैंक बोलता है कि भाई शुरू में आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा और प्रिंसिपल रिपेमेंट कम होगा। हाँ। अब ये शुरू में की डेफिनेशन क्या है, कब तक मेरा इंटरेस्ट ज्यादा होगा और प्रिंसिपल रिपेमेंट कम होगा? कौन सा वो पॉइंट होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? 25 साल में आपको क्या लगता है कितने टाइम बाद ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? 12-13 साल बाद, 17 साल बाद। तो 17 ईयर्स तक आप इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हो और रीपेमेंट कम कर रहे हो, और 17वें से 25वें साल में आप जो है रीपेमेंट ज्यादा दे रहे हो और इंटरेस्ट कम कर रहे हो। अब इसका क्या सोल्यूशन है? बोलो प्रॉब्लम तो ले ली हमने, सर पे आ गई है, अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व ऐसे करिए, साल में एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे दीजिए। अगर आपकी ईएमआई 40,000 चल रही है, पूरे साल में 40,000 जमा कीजिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कटौती करके, बजटिंग करके। ये 40,000 रुपए एक्स्ट्रा एक साल में 13 ईएमआई दीजिए, 12 मत दीजिए। उससे क्या होगा? उससे जो आपका 25 साल का लोन है वो 20 साल का हो जाएगा। आपकी आमदनी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप क्या करेंगे? आप एक ईएमआई ज्यादा, आप सोचिए आपका 20% टाइम बच जाएगा इमीडिएटली। आपका इंटरेस्ट कॉस्ट 30% कम हो जाएगा। जो आप 1.5 करोड़ दे रहे थे कॉस्ट अपना इंटरेस्ट, उसका सीधा 40-45 लाख रुपए कम हो जाएगा, जस्ट बाय पेइंग 1 ईएमआई एक्स्ट्रा एवरी ईयर। तो क्या ये सोल्यूशन ईजी नहीं है? बिल्कुल ईजी है, किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ना 35 से 40 वाले लोगों को सबसे पहले अपने उधार को मैनेज करना है, कि उधार को मैनेज करना सीख लो, नहीं तो ये जो विरुद्ध चल गई ना आपके कंपाउंडिंग, ये आपको बख्शेगी नहीं। फिर आपके पास बचे, आप 60 तक चलते रहोगे, बस लोन ही देते रह जाओगे, और लास्ट में बोलोगे यार हुआ क्या मेरे पास? अच्छा एक घर बचा, इसको तो मैं बेच ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो इसमें रहता हूं। हाँ। अब यही प्रॉब्लम हमारे क्लाइंट के साथ हुई। एक ही घर रहे, अब वो एक ही घर है बस, और कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, बाकी सब खत्म। देयर इज नो सेविंग एट ऑल।
तो अब बैंक्स एक नया प्रोडक्ट लेके आए जिसको रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं कि आप अपने घर से SWP कर सकते हो, जैसे सिस्टमैटिक विड्रॉल करते हैं, बट उस पर नहीं जाते। तो 35 से 40 वाले को सबसे पहले अपने डेट को ऐसा कैंची लेके कट 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 काटना चाहिए। टारगेट बनाना चाहिए कि मैं 5 साल में, जैसे हम नशा मुक्ति का बनाते हैं ना, कोई बनाता है यार नहीं मेरे को ये खत्म करना है, मेरे को ये खत्म करना है, वैसे आपको डेट का टारगेट बनाना पड़ेगा कि भाई अगले 5 साल में, 7 साल में, 3 साल में मैं डेट को उड़ा दूंगा। कैसे उड़ाऊंगा? मैं आमदनी बढ़ाऊंगा, मैं खर्चे कम करूंगा, एक EMI एक्स्ट्रा दूंगा। ये सब स्ट्रैटेजी बनाओ, हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ, 3 में नहीं होगा, 5 में हो जाएगा, 5 में नहीं होगा, 7 में होगा, होगा तो सही। जहां टेंशन जाएगा वही तो काम होगा। तो सबसे पहले आप अपने उधार को कम करने पे फोकस करो। अगर आपके ऊपर उल जलूल उधार चढ़ गया है तो आपके पास कोई चीज ऐसी है जो काम नहीं आ रही, बेचो, उधार वापस करो। उधार को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, सबसे महंगा उधार लिखो। इनको पता ही नहीं पर्सनल लोन्स 18-18, 20-20% पे चल रहे होते हैं। तो कंपाउंडिंग आपके विरुद्ध है ना। आप SIP में उम्मीद करो आपको 12% मिले, 13% मिले, यहां आप 18% बैंक को देने को तैयार हो। अरे क्या मंदबुद्धि काम है ये। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको पहले करनी चाहिए जब आप 35 to 40 के आसपास आ गए, क्योंकि अब आपके बच्चे भी होंगे, उनकी एजुकेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल्स की फीस आप देख रहे हो क्या हालत हो गई है। मैं भी सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कभी कभी। मेरे बेटे की फीस 40,000 रुपये महीना हो गई है। हाँ। तो और वो बढ़नी है, और वो बढ़ रही है, कन्वीनियंटली बढ़ रही है। हाँ, आपकी इनकम बढ़े या ना बढ़े, हाँ, वो तो बढ़नी बढ़नी है। पीछे अभी स्कूल आप देखिए, दिल्ली में तो बवाल मचा हुआ है स्कूल्स को लेके। तो वो तो अभी कर रहे हैं कि भाई हम कुछ करते हैं, बिकॉज दे आर इंक्रीजिंग इट 15-16% साल का ऐसे ही बढ़ा देते हैं मस्ती मस्ती में। और बाद के जो खर्चे, अलग खर्चे, वो अलग है। तो पॉइंट इज कि ऑल दिस इन्फ्लेशन इज रियल बॉस। खर्च सिर्फ खाने का इन्फ्लेशन 6-7% है। मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। आपके स्कूल को भी इन्फ्लेशन ही कहूंगा, स्कूल इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट एट 15%। तो भाई आपकी आमदनी तो 5-7% बढ़ रही है साल की, तो तेजी से बढ़ाओ इसको और खर्चे थोड़े से रेगुलेट करो। बाकी उल जलूल चीजों में हर चीज आपको खुशी नहीं दे सकती कि मैं बाहर भी घूमना चाहता हूं, मैं रोज बाहर भी खाना चाहता हूं, मैं स्विगी जोमेटो भी करना चाहता हूं, मैं ये भी करना। एवरीथिंग कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस। यू हैव टू डिफाइन व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस एंड यू कैन लेकिन ये जब मैं बढ़ा दूंगी, मेरी 12 की जगह मैं 13 EMI जब देना शुरू कर दूंगी, तो वो जो मेरे इन्वेस्टमेंट का पैसा था वही तो उधर नहीं चला जाएगा। देखिए इससे क्या होगा, दो चीज आपको हर चीज रेगुलेट करनी है। हाँ। आपको EMI भी जल्दी खत्म करनी है क्योंकि कंपाउंडिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू। कोई फायदा ही नहीं है ना। हाँ, इन्वेस्ट करके कोई फायदा क्या नहीं। फायदा है? हाँ। मतलब जब आप यहां पे ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो वहां का क्या फायदा मिलेगा आपको? तो आप एक काम कीजिए, आप एक EMI एक्स्ट्रा, मैं इसलिए नहीं कह रहा 3 EMI एक्स्ट्रा दीजिए, 3 EMI एक्स्ट्रा मत दो, आप एक EMI एक्स्ट्रा दो। ठीक है। आप में अगर क्षमता थी 4 EMI एक्स्ट्रा देने की, तो आप एक ही एक्स्ट्रा है दो, 3 इन्वेस्ट कर दो, कोई चक्कर नहीं है। अब पहला हो गया डेट। तो मैंने काफी देर डेट पे बात कर ली। डेट प्लीज आप फोकस करिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कैसे आप अपना डेट कम करेंगे, क्या आपका टारगेट है, कितने साल में आप अपना डेट से नशा मुक्ति कर लेंगे जैसे कहते हैं। ठीक है। हाँ। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हो गई, अब आपको अपने गोल्स बहुत क्लियर बनाने पड़ेंगे भाई। अब तो लाइफ में गोल्स आ गए ना, बच्चे आ गए, बीवी है, खर्चे हैं, परिवार है, पापा मम्मी है, बहुत कुछ है, और अपना पर्सनल रिटायरमेंट है आफ्टर 15-20 ईयर्स। गोल्स बनाइए, बैठिए। खुद नहीं बना सकते, किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ जाइए। ठीक है। कुछ वीडियोस अच्छी देख लीजिए, अच्छे लोगों की देख लीजिए। गोल्स कैसे बनाते हैं, 3 साल में क्या चाहिए, 5 साल, और उसमें हर चीज का गोल बनाइए। जो चीज आपको खुश करती है, आपको लगता है यार मेरे को गाड़ी चाहिए, गोल बना के करिए ना। 5 साल बाद ले लीजिएगा, 4 साल बाद ले लीजिएगा, पर आराम से पैसा जमा होगा, उस टाइम स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। इसी तरीके से 7-8 साल बाद घर चाहिए मुझे, अगर घर नहीं लिया अभी तक। इसी तरह बच्चों की शादी के लिए मुझे 25-25 लाख रुपए का कॉर्पस चाहिए, दोनों बच्चों को, 2 बच्चे हैं आपके, समझिए 4-4, 5-5 साल का दोनों में गैप है, तो आप रखिए, गोल्स बना लीजिए। फिर आपका है कि बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मैंने सब कुछ कर लिया, आपने लाइबिलिटीज खत्म कर ली, अब आपके खर्चे बेर मिनिमम हो जाएंगे क्योंकि बच्चे अपने लग गए, आपकी लाइबिलिटीज जीरो हो चुकी हैं, सब कुछ क्लियर हो गया। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसा कॉर्पस मेरे पास क्रिएटेड हो जाए कि जिससे हम सिस्टमैटिक विड्रॉल करके हर महीने अपने घर के खर्चे आराम से निकालें और जिंदगी भर हमारा पैसा खत्म ना हो। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमने बहुत लोग के लिए किया। तो ये आपका प्लानिंग हो जाती है। तो आप 35 से स्टार्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 50 से लेकर 55 तक आप ये अपने सारे गोल्स अचीव कर लेंगे। और आपको हैरानी होगी कि ये सारे गोल्स अचीव करने के लिए आपकी SIP हो सकता है आपके, देखिए अब आप कमा 50,000 रहे हैं और अगर आप बोलते हैं मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस 20 करोड़ होना चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है भाई। हाँ। ठीक है। वो तो फिर आपको एक्टिव इनकम बढ़ानी है। जो भी आपको आउट ऑफ प्रपोर्शन करना है उसके लिए एक्टिव इनकम बढ़ानी है। अपनी स्किल्स बढ़ाओ, अपनी नौकरी ज्यादा अच्छे से करो, तनख्वाह पाओ, फ्रीलांस करो, जो करना है करो, वो उसका है। पर आज की जो आपकी जिंदगी का लेवल है उस स्तर को मेंटेन करते हुए, अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करते हुए अगर आपको चलना है तो आप अपनी इनकम का अगर 35 से 40% भी ठीक तरीके से इन्वेस्ट कर दोगे तो आप आराम से ये अचीव कर सकते हो, बहुत आराम से अचीव कर सकते हो। और जब आप 35% अपनी इनकम का इन्वेस्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कहीं जगह आपको अपना पंजा जो है वो कसना पड़ेगा कि यार हम जो है हफ्ते में 3 बार जोमेटो नहीं कर सकते, चलो महीने में 3 बार कर लेते हैं। हाँ। तो आप फिर कुछ रेगुलेशंस लाओगे अपने लाइफ में
देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि द एक्सपेंसेस ऑफ लाइफ, खर्चे जो हैं वो रूल बेस्ड होने चाहिए, और जो आपके निवेश हैं वो गोल बेस्ड होने चाहिए। तो खर्चे क्या है, आपको पता होना चाहिए कि मैं कोई चीज कब लूंगा। मैं आईफोन कब लूंगा? जब मैं 2 बार ले सकता हूं तब मैं 1 बार आईफोन लूंगा। या मेरे एक फ्रेंड है, वो कहता है मैं तो तब तक 3 बार नहीं ले सकता, मैं 1 बार भी नहीं लूंगा। मैंने वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ। तुमने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट किए। जैसे मारवाड़ीज है, हाँ। मारवाड़ीज हमेशा कहते हैं 100 का होगा तो एक, मतलब 100 होगा तो एक लेंगे। हाँ। तो वो तो 1:100 पे चलते हैं, इसलिए वो इतने अमीर होते हैं। हाँ। क्योंकि वो शुरू में 100 जमा कर रहे होते हैं, तब तक वो एकदम हाइट टाइट पकड़ के चलते हैं। अचानक से जब 100 जमा हो जाता है, वो दिखता है यार ये कहां से आ गया। उसने 8 साल 9 साल बहुत मेहनत करी, 100 जमा किया, फिर उसने खर्च कर दिया। तो आपको ये रूल्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, अच्छा, हमने गोल्ड के ऊपर चर्चा की, म्यूचुअल फंड के ऊपर तो आप हमेशा ही बताते रहते हैं। मैं अगर प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करूँ, और मुझे लगा कि एक घर तो मैंने बना लिया है, अब मैं एक दूसरा घर और ले लूँ अपने रिटायरमेंट के लिए, ताकि मुझे वहाँ से रेंटल इनकम आती रहेगी। ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि बीते 3-4 सालों में आपने देखा है दिल्ली एनसीआर में रेंट कितना बढ़ गया है। वो 10% वाले में नहीं बढ़ा है कि रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जी कि आपका अगले साल 10% बढ़ेगा, वैसे नहीं बढ़ा है। लोगों के 20,000 से सीधे 30,000 रेंट हो गए हैं। और जितना इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, ये मेरा मानना है, आई माइट बी रॉन्ग, वो आप सही करेंगे, कि जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है उस हिसाब से रेंटल इनकम भी आपकी बढ़ती जाती है। उस एरिया का जो रेंट होगा वो बढ़ता जाएगा। तो क्या ये रिटायरमेंट के समय एक अच्छा हमें कॉर्पस तो नहीं, बट हाँ मंथली इनकम के लिए ये एक अच्छा स्टाइल हो सकता है? शालिनी जी, इधर ना मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। आपने पूछा है कि घर लेना है, रिटायरमेंट के बाद एक पैसिव इनकम उसमें से क्रिएट हो जाए। अब मैं आपको अपने एक लाइव केस स्टडी बताता हूँ क्लाइंट का। शी इज़ 52, डजंट हैव हर हस्बैंड, बच्ची सेट हो गई है, पढ़ाई वढ़ाई करके काम करने लग गई है, वांट्स टू रिटायर इन 3 years। एक घर में वो रहती हैं और ज़िंदगी में एक घर और बना लिया। और वो जो एक घर दूसरा बनाया ना, वो अभी जब उन्होंने खरीदा था शायद 1.25 1.3 करोड़ का था, अभी 2 करोड़ हो गया 7-8 साल में। तो ऐसे तो बहुत कोई अच्छी अप्रिसिएशन हुई नहीं। और उसमें रेंट आता है नेट ऑफ मेंटेनेंस 12 या 14,000 रुपये। ओके, ठीक है। अब आप सोचिए, एक लेडी 55 ईयर्स की है, उसको टेनेंसी एग्रीमेंट्स करने जाना है, उसको रेंट कलेक्ट करना है, टेनेंट आर्म ट्विस्ट करते हैं ओल्ड लेडीज़ को देख के या ओल्ड लोगों को देख के, और फिर कुछ घर में ख़राब हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड की होती है, टेनेंट की तो होती नहीं है। सो इफ़ यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स शालिनी जी, एक अपार्टमेंट से रेंट लेना एज अ पैसिव इनकम फॉर समबडी हु इज ओल्ड इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। उससे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप उस पैसे से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, अलग अलग प्रकार के। आपकी उम्र ज़्यादा होगी तो ज़्यादा रिस्क मत लो। 80% पैसा, 70-80% पैसा जो है वो आप सेफ फंड में रखो, 10-20% से रिस्क ले लो, क्योंकि आपका फंड अगर बड़ा है, अच्छा साइज का। जैसे इनके साथ भी यही हुआ, 2 करोड़ का फंड था, 40 लाख रुपए के साथ रिस्क ले लिया गया। 1 करोड़ 60 लाख रुपए सेफ इंस्ट्रूमेंट्स, एकदम सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जहां 7 से लेकर 9%। अच्छा, काफी आजकल नए डेट इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं जिसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अगर आप देखना चाहें तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपको 9.5% से 11.5% तक के फिक्स्ड रिटर्न्स देते हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी आ गई है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप जाके ये परचेज कर सकते हैं, डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप वो प्लेटफॉर्म्स को देख लेंगे तो आपका पैसा आपने 1 लाख डालना है, 50,000 डालना है, 10 लाख डालना है, 20 लाख डालना है, 1 करोड़ डालना, कंपनीज रेटेड है कि भाई ये BBB+ कंपनी है या AA+ कंपनी है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं जो हमने उनके लिए भी करे। सो अब क्या है, अब उनको बॉन्ड से पैसा आ रहा है, मंथली इंटरेस्ट आ रहा है, और 40 लाख रुपए जो उनका है वो ग्रो करेगा अगले 20 साल में, और वो ग्रो करके करीबन मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 करोड़ पहुंच जाएगा, क्योंकि वो हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में है। अब जब तक वो 5-6 करोड़ पहुंचेगा तब तक इनका ये जो बचा हुआ 1 करोड़ 60 लाख है वो खत्म हो जाएगा, और जब 20 साल बाद वापस वो टाइम आएगा तो 6 करोड़ उनके पास होगा, उससे वापस वो कमा लेंगे। अब इसमें उनको एक बार भी किसी की शक्ल नहीं देखनी, रेंट के लिए चीची पैपा पूपू नहीं करनी। SWP से 28 तारीख की तारीख सेट है, 28 तारीख को उनके घर में पैसा आ जाएगा, अकाउंट में पैसा आ जाएगा, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, और टैक्सेशन सिर्फ 12.5% है, सिर्फ 12.5% का टैक्स है जो भी गेन है। अगर म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है तो वो 25-30% जो भी आपका इनकम के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। दैट्स इट। क्यों हमारे को रेंट पे जाना है? दूसरा घर खरीदना इज अ बिगेस्ट लायबिलिटी। अगर आप यंग है, 40s में,
आपको यार मैं इसको एयरबीएनबी पे चढ़ा दूंगा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, मैं इसके साथ ऐसे कर दूंगा, मैं फ्लिप कर दूंगा, मतलब आप एक्टिवली सोच रहे हैं उसको लेके, हाँ तो आप डेफिनेटली एक अदर एसेट ले सकते हैं। मैं काफी लोगों को जानता हूं जिन्होंने नोएडा में घर रेंट पे लेके उनको एयरबीएनबी में कन्वर्ट कर दिया और रेंट 50,000 दे रहे हैं, कमा 1 लाख रुपए रहे हैं, थोड़ा बहुत खर्चा करके 30,000 रुपए फालतू हर घर से कमा रहे हैं, जहां पे घर भी उनका नहीं है। हम्म तो अगर आप समझदार है तो आप वे आउट्स ढूंढ लेंगे, पर अगर आप ओल्ड हो गए तो मैं तो हाथ जोड़ देता हूं भाई। अगर आप ओल्ड है और ये सोच रहे हैं कि मैं घर किराया देके पैसिव इनकम कमाऊंगा, हाँ। इट इज द वर्स्ट मेथड टू मेक पैसिव तो इनकम। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को आप किसे सलाह देते हैं? देखिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किसको करना चाहिए? अगर आपको घर खरीदना है तो घर खरीदना अपने रूल्स के हिसाब से, अगर आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा ना हो जाए कि ईएमआई 70% 60% चली गई, 35% 40% तक अगर आपके घर की ईएमआई चल रही है तो आप घर ले लीजिए, ठीक है। काफी लोगों को होता है मेरा इमोशनल कनेक्शन है घर के साथ, तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि यहां पे मैं घर खरीदूंगा और इसको, अब घर को आप सेल्फ यूज के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि घर के रेंटल यील्ड से तो आपकी पूर्ति नहीं होने वाली। भारत देश में रेंटल यील्ड 2% से लेकर 3% ही है, चाहे कितना भी रेंट बढ़ जाए, कितना भी रेंट बढ़ जाए, 2 से 3% से ऊपर रेंटल यील्ड नहीं है। तो आप 8-9% पे लोन ले रहे हो और 2-3% में निवेश कर रहे हो, कहाँ की बुद्धि है? तो फिर आप मानते हो कि मेरा घर बढ़ जाएगा, 5%, 6%, 7% साल का बढ़ जाएगा। आप अपार्टमेंट्स देखेंगे तो वही 10 साल में 2 गुना होते हैं, उससे ज्यादा का मैंने देखा नहीं। सिर्फ अभी ये रन देखा मैंने पिछले 4-5 साल में कि जहां 2-3 गुना हो गए, पर उससे पहले 7 साल उनका प्राइस नहीं बढ़ा था। तो अगर आप 10-12 साल के होराइजन में देखोगे वही 2-3 गुना हुआ है, कोई ज्यादा रिटर्न्स नहीं आए हैं। हाँ। ये तो अभी पीछे 2-4 साल सबका जैकपॉट लग गया और अब वो फ्लैट हो जाएगी मार्केट, क्योंकि वापस स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई है। तो रियल एस्टेट मार्केट स्टॉक मार्केट को फॉलो करती है। जैसे स्टॉक मार्केट भागती है, लोगों के पास एक्सेस पैसा आता है, वो उठा के रियल एस्टेट में डाल देते हैं। तो अब वो टाइम चला गया फिर से।